अभी हमारे सामने एक स्टॉक है एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स। इसका जो स्टॉक पी है वो है 50, यानी करंट मार्केट पी जो चल रहा है निफ्टी का वो 30 से लेके 35 के बीच चल रहा है। और स्टॉक पी जो है मार्केट के पी से कहीं ज़्यादा है। करंट प्राइस जो इसका चल रहा है अराउंड 168 चल रहा है और बुक वैल्यू 64 की है, यानी आप इसका पी भी समझ लीजिए 2.5 से लेके 3 का है। और अभी हम इसके बिजनेस को अंडरस्टैंड करते हैं। एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स इज एंगेज्ड इन business of design, development and manufacture of subsystems for radio frequency and microwave systems used in defense, space, meteorology and telecommunication। यानी इसके ये जो है इन 4 इंडस्ट्रीज को, मैं आपको ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं, मैं आपको ऊपर ऊपर से बताऊंगा, ये सब टेक्निकल शब्द हैं, लेकिन मैं आपको इतना मोटा मोटा बता सकता हूं कि ये इन 4 इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल देता है। इन 4 इंडस्ट्रीज को चलने के लिए इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत जरूरी है। माइक्रोवेव सिस्टम्स जो कि इन 4 इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स को चलने के लिए बहुत जरूरी है। अब आपको मैंने प्रिसीजन कैमशैफ्ट के टाइम पर एक सूत्र दिया था, अगर आपको याद हो तो, कि अगर आप किसी इंडस्ट्री में बुलिश हैं तो उसमें लगने वाले रॉ मटेरियल्स को पहले खरीदिएगा। याद रखना, अगर आप ऑटोमोबाइल सेक्टर पे बुलिश हैं तो आप जो है टायर सेक्टर के ले लो शेयर्स। अगर आप जो हैं फार्मा सेक्टर पे बुलिश हैं तो आप आइस मेकिंग, रेफ्रिजरेशन, ये सब के स्टॉक्स को ले लो। मतलब आप जिस भी इंडस्ट्री में बुलिश हैं वो इंडस्ट्री किस प्रोडक्ट पे निर्भर है, आप उस प्रोडक्ट की कंपनी को ले लो। ये एक सूत्र है। वैसे ही डिफेंस इंडस्ट्री में मैंने आपको 3 दिन पहले एक वीडियो बनाया था, अगर आपको याद हो तो, मैज़गॉन डॉक पे, कि डिफेंस इंडस्ट्री भी एक बूम हो सकती है इस साल, क्योंकि बहुत सारे स्पेकुलेशन है जो है वॉर को लेके। इस वॉर हो गया अफगानिस्तान, सीरिया में जो भी टेंशन चल रहे हैं, ये सब को लेके भी एक बिज खड़ा हुआ है अचानक से कि भाई डिफेंस सेक्टर में भी एक ग्रोथ आ सकता है। स्पेस हो गया, जब से जेफ बेजोस साहब जो हैं स्पेस में जाने की इन्होंने बात की है, तब से एक बिज खड़ा हो गया। एलॉन मस्क तो है ही। मेटेरोलॉजी का तो करंटली आपको भी पता है कि मेटेरोलॉजी इतने सारे तूफान आ रहे हैं, बीच बीच में बहुत सारे तूफान आ गए, तो मेटेरोलॉजी पे भी बहुत ज़्यादा काम हो रहा है चारों ओर, ताकि हम जो है किसी भी कैलामिटी को एडवांस में जो है प्रेडिक्ट कर लें आसानी से और हम एक नुकसान को बचा सकें। तो मेट्रोलॉजी सेक्टर में भी बहुत काम चल रहा है। टेलीकॉम तो आपको पता ही है बूम में है, क्योंकि फुल कोरोना में जो है आप जाइए लाइव बात कर सकते हैं, आप जाके फिजिकली और फेस टू फेस आप बात नहीं कर सकते, तो टेलीकॉम का तो हर जगह पे जो है बूम है। चारों सेक्टर पर हम एक बुलिश राय है हमारी, तो हम क्यों ना इन सेक्टर्स के बजाय उसको ले लें जिस प्रोडक्ट पे ये चारों सेक्टर निर्भर हो, यानी एस्ट्रा माइक्रोवेव के प्रोडक्ट्स। समझ रहे हैं बात? तो ये बहुत बड़ी एक, मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ ये क्या बोल रहा हूँ मैं, कि ये जो चीज है डिफेंस सेक्टर का बूम, स्पेस का बूम, मीटरोलॉजी का बूम, ये बाद में आएगा जब इनकी डिमांड बढ़ेगी। लेकिन एक बात तो है कि अगर अप्रैल में इन प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ने वाली है तो कम से कम फरवरी में ये लोग प्रोडक्शन करने के लिए ये तो लेंगे। एस्ट्रा माइक्रोवेव के प्रोडक्ट्स तो इनको लेने ही पड़ेंगे, तभी तो वो अप्रैल में इसे बेच पाएंगे बनाकर। तो हमें देखना है कि अनसर्टेन डिमांड कहाँ खड़ी है और फिक्स डिमांड कहाँ खड़ी है। अनसर्टेन डिमांड तो इन 4 इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स की है, लेकिन सर्टेन डिमांड क्या है कि ये इंडस्ट्रीज, ये 4 इंडस्ट्रीज जो हैं वो इस वाली माइक्रोवेव इंडस्ट्री से अपना रॉ मटेरियल तो लेंगी, तो ये फिक्स डिमांड है। तो हमें सर्टेन पे जाना है और अनसर्टेन को छोड़ना है। ये सूत्र शायद मैंने प्रिसीजन कैमशैफ्ट वाले वीडियो में भी बताया था। तो ये जो थीम है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये कहीं ना कहीं बताता है कि एस्ट्रा माइक्रोवेव एक परफेक्ट बाय है। अब बात करते हैं कि भाई ये कैसी कंपनी है। अगर हम इसकी फरवरी 12 तक की ऑर्डर बुक देखें तो एक्सपोर्ट ऑर्डर इसके ज्यादा है, एक्सपोर्ट ऑर्डर इसके ज्यादा है। और ये है कि इसकी जो लोअर मार्जिन है इसके एक्सपोर्ट पे, वो अलग बात है कि भाई एक्सपोर्ट जब भी ये करती है लोअर मार्जिन पे करती है, और डोमेस्टिक बिजनेस में अच्छे मार्जिन है। ये बात इसके फाइनेंशियल्स में भी रिफ्लेक्ट हो रही है। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, कि जो एक कंसर्न पैदा कर रही है कि इसकी बोरोइंग जो है डबल हो गई है इस साल। मैं बार बार कहूंगा और तो कल भी कहूंगा और मैंने परसों भी कहूंगा, मैं
हर टाइम पर एक बात जरूर कहूंगा कि बोरोइंग्स बुरी नहीं है, लेकिन बोरोइंग्स के पीछे एक परफेक्ट प्लान, बैकअप होना, अगर एक अच्छा प्लान हो आपके पास तो बोरोइंग से अच्छा भी कुछ नहीं। तो 2 गुना जो है बोरोइंग्स हुई है इस कंपनी की, 2 गुना हो, और फिक्स्ड एसेट्स में कुछ खास बदलाव नहीं है। मतलब एक बात तो क्लियर है कि इसने बोरोइंग्स ले तो ली हैं, लेकिन अभी इसने जो है उन चीजों में इसे यूज नहीं किया, उन प्लान्स में इसने यूज नहीं किया। और मैं मार्च 2021 की, अभी जो महीना चल रहा है वो जुलाई का चल रहा है, शायद कर भी लिया हो इसने यूज, लेकिन मैं मार्च 2021 के फाइनेंशियल्स देख रहा हूँ। अब जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे एक और दिख रही है वो ये है कि रिजर्व्स बढ़ रहे हैं अच्छी तरीके से, ठीक ठाक बढ़ रहे हैं रिजर्व्स, और जो है देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो गिर ही रहा है, मैं आपको बताऊं, नेट प्रॉफिट गिर रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिर रहा है, ठीक है गिर रहा है और सबका गिर रहा है, लेकिन एक सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं जो मुझे इम्प्रेस कर रही है वो ये है कि सेल्स ग्रोथ 37% की सेल्स ग्रोथ है, यानी सेल्स बढ़ने के बावजूद भी अगर प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है, यानी खर्चों में इन्होंने कुछ जो है खर्चे बढ़ चुके हैं, खर्चे बढ़ चुके हैं। और सबसे अच्छी बात, मटेरियल कॉस्ट बढ़ चुकी है इस साल, मटेरियल कॉस्ट के बढ़ने से जो है इसके एक्सपेंसेस बढ़े, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि इस कोरोना काल के दौरान सेल्स बढ़ना, ये बहुत ही अच्छी बात है। मार्जिन कम है लेकिन इसने सेल्स बढ़ी है ये अपनी, और भी कितने से 37% से सेल्स बढ़ी है। और सेल्स बढ़ना और बोरोइंग्स का बढ़ना, ये जो है अच्छा कहलाता है। बोरोइंग्स बढ़ रही हैं और साथ साथ में सेल्स या फिर फिक्स्ड एसेट्स बढ़ रहे हैं अगर आपके, तो बोरोइंग लेना जो है गलत नहीं होगा, और बोरोइंग इसको काम ही आएंगी, बोरोइंग्स जो है इसको प्रॉफिट में ही लेके जाएंगी। द फर्म विल गेट बेनिफिट ऑफ द लेवरेज, बिकॉज इसे करके दिखा है, जो 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 सेल्स, जो कोरोना काल में सेल्स बढ़ाकर दिखा दे, वो लोन को तो कितना अच्छे से मैनेज कर सकता है। तो ये एक अच्छी बात है, मुझे लगता है कि बोरोइंग्स बढ़ना इस केस में कंसर्न नहीं है। और सबसे अच्छी बात है नेट प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई है और डिविडेंड पे आउट रेशियो बढ़ा है। स्टैंडर्ड मैंने बताया था, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है जब डिविडेंड पे आउट रेशियो बढ़ जाता है अगर नेट प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है तो। ये इस मेथड, ये इसके पीछे एक रीजन होता है कि कंपनीज कोशिश करती हैं कि शेयर होल्डर के हाथ में कुछ ना कुछ आए, इसीलिए। तो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस तो इसमें है, बोरोइंग्स बढ़ रही हैं और सेल्स ग्रोथ हुई है। और अगर हम इसको टेक्निकली देखें तो अभी ये एक 162 का एक बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट है स्टॉक में, 162 का, और करंटली ये चल रहा है 167.55 पे। तो मुझे लगता है कि रिस्क टेकिंग पीपल को, रिस्क टेकर्स को इसमें जो है अराउंड 162 पे एंटर हो जाना चाहिए, 167 पे एंटर हो जाना चाहिए, और जो कंजर्वेटिव लोग हैं उनको 162 में आ जाना चाहिए इसमें। और अगर हम इसके पुराने चार्ट्स को देखें थोड़ा, और हम इसके थोड़ा बहुत पुराने चार्ट्स को देखते हैं तो आपके सामने एक फिगर आएगा कि अब ये उस लेवल पे जा रहा है जहां ये 2007 में ट्रेड करता था। 2005 में इसने एक लेवल टच किया था और वो था 195 का। टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से जब भी कोई ऐसा स्टॉक सालों बाद उस लेवल पे जाता है जिस लेवल पे ये सालों पहले ट्रेड करता था, इस रेंज को कहते हैं मोमेंटम टेरिटरी। करंटली आपको भी पता है कि हमारे रिटेल साथी जब फंस जाते हैं और सालों बाद जब वो स्टॉक उनकी कॉस्ट पे आता है वापस से, तो वो उसको बेच देते हैं, मोमेंटम में ही बेच देते हैं। और वो रियलाइज करते हैं जब हमने बेचा, अब टाटा स्टील का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 2007 में जिसने लिया होगा वो 2019 तक तो, मतलब आई मीन 2013 में जिसने लिया होगा, 2014 में जिसने लिया होगा, वो 2019 तक तो वो फंसा रहा होगा उसमें, लेकिन जैसे ही वो कॉस्ट पे आया उसने बेच निकाल दिया, और फिर उसने जो मोमेंटम पकड़ा है। तो मतलब प्रिंसिपल इसके सालों बाद, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, ये तो लगभग 13 साल बाद उस लेवल पे जा रहा है, उस लेवल की तरफ जा रहा है जहां ये सालों पहले ट्रेड किया करता था। तो अभी ये स्टॉक मोमेंटम टेरिटरी में है, दैट्स व्हाट टेक्निकल एनालिसिस सेज। करंटली ये स्टॉक फुल मोमेंटम टेरिटरी में है और हमें इस मोमेंटम का फायदा उठाना चाहिए।
जहां तक सपोर्ट की बात करना है तो सपोर्ट इसका जो तगड़ा सपोर्ट है अभी मैं आपको बताऊं तो 162 का एक सपोर्ट है इसका, हमें इसे 162 पे बाय कर लेना चाहिए। और अभी जो लोग अभी घुसना चाहते हैं इसमें अभी घुस जाइए। और जो टारगेट रहेगा, जो सेफ टारगेट रहना चाहिए वो इसका होना चाहिए 183 का टारगेट रहना चाहिए इसका। और रिस्क टेकर जो हैं, रिस्क टेकर्स की बात कर रहा हूँ 184 पे तो कंजर्वेटिव टारगेट है। जो लोग रिस्क टेकर हैं वो इसको ऑल टाइम हाई यानी 195 का भी टारगेट ले सकते हैं। तो इस वक्त जो है ये अच्छा स्टॉक है, इसमें घुसना चाहिए। और इसका जो स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, जो मुझे लगता है कि इसका एक आइडियल स्टॉप लॉस रहेगा वो है 147। 147 का एक आइडियल स्टॉप लॉस रहना चाहिए इसका। और 147 का स्टॉप लॉस लगाइए और 184 से लेके 195 के लक्ष्य रखिए। 184 से लेके 195 के लक्ष्य रखिए और स्टॉप लॉस लगाइए 147 का। तो आई फील कि ये स्टॉक, अरे यार ट्रेड इनिशिएट कीजिए यार,